ईरान युद्ध हर रोज एक नए मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। युद्ध कब खत्म होगा किसी को पता नहीं, लेकिन जो बात सभी को पता है वो ये कि इस युद्ध से सिर्फ वही परेशान नहीं है जो इसमें शामिल है, बल्कि इस युद्ध से परेशान होने वाले उन लोगों की तादाद कई गुना ज्यादा है जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। आम लोग जिस फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करके परिवार का गुजारा कर रहे थे, वो फैक्ट्री अब बंद होने लगी है। किसी तरह दिहाड़ी मजदूरी करके रात को 2 जून की रोटी खाते थे, वो भी नसीब नहीं हो रही, क्योंकि जैसे तैसे मजदूरी तो मिल जा रही, लेकिन रसोई गैस नहीं मिल पाने की वजह से चूल्हा चौकी बंद है। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें से बढ़ने से जनता परेशान है, सड़कों पर उतर रही है। डर यहाँ भी है कि कहीं पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होते यहाँ भी पेट्रोल डीजल में आग न लग जाए। इस डर के बीच एक उम्मीद जगी थी शनिवार को इस्लामाबाद में होने वाली बैठक से, लेकिन 20 घंटे तक चली बैठक जब बेनतीजा खत्म हुई तो सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ऊपर से जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी का ऐलान कर डाला तो बची कुछ उम्मीदें भी खत्म हो गई। जी हां, वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसे बंद करके पहले ईरान ने अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की, और अब अमेरिका इसकी नाकेबंदी करके ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दबाव कितना सफल हो पाता है ये पता नहीं, लेकिन दबाव की इस रणनीति में पूरी दुनिया पिस रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि अब यहां से आगे क्या। आवाज अड्डा में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस कोशिश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान। पूर्व डिप्लोमेट रिटायर्ड एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं। अमेरिका से जुड़ रहे हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट धीरज कौल साहब। ईरान से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सैयद जमीर अब्बास जाफरी साहब। लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक जी, और बावर ग्रुप एशिया के एमडी अनुज गुप्ता जी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में एम्बेसडर दयाल आपसे करना चाहूँगा। पिछले करीब 40 दिनों से हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं लगातार। अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थमने की बजाय, सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो नाकाबंदी का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था वो अब लागू हो गई है, नाकेबंदी वहां पे कर दी गई है। अब यहां से हालात कहां जाता हुआ आपको दिख रहा है, एम्बेसडर दयाल? लक्ष्मण जी, शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने खुद कहा, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है। देखिए, ट्रंप साहब के आदेश पर अमेरिका की नेवी ने नाकाबंदी करनी शुरू कर दी है। हालांकि पहले सेंटकॉम ने यह कहा था कि ये नाकाबंदी सिर्फ उन जहाजों तक सीमित होगी जो ईरान के पोर्ट से आ रहे होंगे। दूसरे पोर्ट से आने वाले जहाजों पर यह नाकाबंदी नहीं लगेगी। लेकिन ट्रंप साहब ने आदेश दिए हैं कि नहीं, सब जहाजों को चेक करो, और अगर ये लगे कि ईरान को इन्होंने टोल दिया है तब उनको कैप्चर कर लो। तो ये अब ऐसी सूरत हाल हो गई है कि किस दिशा में जाएगी बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि क्या ईरान चुप बैठेगा? अगर जहाजों को रोका गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका ने पूरी तरह से रोक लगाई तो ईरान जरूर जवाबी कार्रवाई करेगा। तो इस वजह से कुछ ऐसा लगने लगा है कि ये एस्केलेशन होना अब बिल्कुल लाजिम सा हो गया है, क्योंकि कैसे इस एस्केलेशन से बचा जाएगा ये कहना मुश्किल है। देखिए, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा। इस्लामाबाद में ये टॉक्स का आपने जिक्र किया था। ये जरूर है कि उन टॉक्स पे उम्मीदें काफी लगी हुई थी, लेकिन जितनी रफ्तार से ये खत्म हुई उम्मीदें और दोनों डेलीगेशन अपनी अपनी जगह चले गए, उससे ये लगने लगा कि अब तो भाई मामला जो है वो हाथ से निकल गया है। और ऐसा ही होता लग रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब की ईगो को बहुत ठेस लगी है। ट्रंप साहब ने ये सोचा था कि अगर वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं तो जरूर ईरान जो है बात मान जाएगा, लेकिन ईरान अपनी बातों पे, अपने पोजीशन पे अड़ा रहा, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो इस वजह से अब ये लगता है कि ये युद्ध और एस्केलेट करेगा और मुश्किलात जो है दुनिया के सामने और ज्यादा बढ़ेगी।
ये युद्ध और ज़्यादा एस्केलेट करेगा और ज़्यादा आक्रामक होगा, दुनिया के लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी और उसमें से भारत भी एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि भारत भी इन क्षेत्रों से कच्चे तेल को लेके, एलपीजी को लेके, पीएनजी को लेके काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट पर निर्भर रहता है, एलएनजी को लेकर के। भारत इसके लिए कितना तैयार है? अब चूंकि लंबा चल रहा है तो तैयारी लंबी चाहिए। इस पर मैं अनुज गुप्ता साहब हैं, इनसे मैं पूछूंगा, लेकिन एक सवाल मैं लेना चाहूँगा सबसे पहले। अमेरिका से जुड़े हमारे साथ कैलिफोर्निया से धीरज कौल साहब। धीरज कौल साहब, एक ये वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जब ईरान ने बंद किया था तो काफ़ी ज़्यादा ट्रंप ने आलोचना की थी ईरान की, और यहाँ तक कह डाला था कि इसको हर हाल में खुलवाएंगे। फिर बाद में कहा दुनिया जिनको तेल चाहिए वो खुद खुलवा ले, और आज स्थिति यह है कि खुद वो नाकेबंदी वहाँ पे कर रहे हैं। कैसे जायज़ ठहराएंगे इसको? देखिए, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि टॉक्स सक्सेसफुल नहीं हुई। मैं वॉल स्ट्रीट से भी कनेक्टेड हूँ बायोटेक वर्ल्ड में। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पिछले 3 घंटे में बहुत उथल हो रही है। मार्केट्स खुली गई, और इट्स अ वेरी सैड डे। और मेरा आई एम रियली वरिड अबाउट अब क्या होगा उन देशों का, जैसे कि आप मेंशन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट हैं और गैस पे डिपेंडेंट हैं, जो इस एरिया से आती है, जिसमें साउथ कोरिया, जापान, अभी रिसेंटली जो खबर आई है, तंजानिया के पास अफ्रीका में 2 ही हफ्ते का एनर्जी बचा है। और कहीं ना कहीं थाईलैंड, कंबोडिया, इनके अंदर भी बहुत उथल पुथल होने वाली है। और देखिए, जो मतलब जो फाइनेंस, आप तो समझते ही हैं, जो क्रूड ऑयल होता है फ्रीली ट्रेडेड होता है। जो कई स्टेटमेंट्स यहाँ से भी आई हैं कि हमारे पास अपना खुद का ऑयल है, वी विल, अगर हमने अपने ऑयल के एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई, तब हमारा एक तरीके का रिलायबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट से खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब ऑयल की प्राइस यहाँ पर भी बढ़ी हुई, गैसों की आप देख रहे हैं, जो एवरेज $4 थी अब 4.5 हो गई है, और डीजल भी बढ़ के $6 के करीब पहुंचने वाला है एज ऑफ नेक्स्ट 2 डेज। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास अपना खुद का तेल है तो हमारे पे इफेक्ट नहीं होगा। ये फ्रीली ट्रेडेबल होता है, बिडिंग वॉर्स होती हैं। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन जो आप मुझे बता रहे हैं कि टॉक्स सफल नहीं हुई, और उसके बाद रिसेंटली हमने जो डिसीजन यहाँ लिया है, 10 AM यूएस टाइम से पूरा नेवल ब्लॉकेड होगा, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 डिस्ट्रॉयर और तकरीबन 6 और कैरियर्स, जो कि एरिया को पूरा सील करेंगे। पहले कुछ कंफ्यूजन था क्या कि सिर्फ ईरान से आने वाले हवाई जहाज़ों को सील किया जाए, पानी के जहाज़ों को सील किया जाएगा। उस पे क्लैरिटी आ गई है। जो अभी दिख रहा है, कोई भी कंपनी $2 बिलियन के जहाज को रिस्क पे नहीं डालेगी। एक तो माइंस का ही नहीं पता कहाँ है, दूसरा ब्लॉकेज यूएस से हो रहा है, तो सब कुछ ट्रैफिक ठप हो गया है। और इससे बहुत बड़ा नुकसान उनका भी हो रहा है, जो शिपिंग कंपनीज हैं, साथ में जो सेलर्स फंसे हुए हैं हजारों की तादाद में, बिल्कुल। जिनको कोई रे ऑफ होप दिखी थी, उन पे भी बहुत गाड़ी खिंच रही है। और अगर आप ट्रम्प की पॉपुलैरिटी की बात करें, मैं पहले रिपब्लिकन मतलब कनेक्टेड हूं, और मैं ज्यादा डिटेल में जाए बगैर ये आपको बता सकता हूं, जो स्विंग वोटर स्टेट्स थी, मैंने आपकी शो पे कुछ 1 हफ्ते पहले इस पे बात की थी, उनका काफी रुझान ट्रम्प से हिल चुका है, और मागा वोटर बैंक भी तकरीबन 20% डिक्लाइन पे है। तो कहीं ना कहीं होम फ्रंट पे जो मिड टर्म हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं, वो क्लियरली दिख रहा है कि प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, और कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है पीस में लाने की। इसके अलावा जो पोप ने स्टेटमेंट दी, जिसको कल ही ट्रम्प ने डिनाई किया, वो बैकफायर हो रही है। उन्होंने बोला था अगर आप प्रे करते हैं और आपके हाथ इनोसेंट लोगों के खून से सने हैं, तो इस पे अल्लाह या भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये बहुत ज्यादा लक्ष्य जी रेजोनेट कर रही है अमेरिकन मागा कोर वोट बैंक में। और जो चौथी चीज है, हमारी खुद की इन्फ्लेशन, आप तो जानते ही हैं कि सब एनर्जी पे डिपेंडेंट है, और खासतौर पे ग्रोथ इकोनॉमीज तो है ही, तो हमारी तो खुद की एनर्जी पे डिपेंडेंसी जो है वो है। साथ में इस वजह से महंगाई भी बढ़ रही है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, एयरलाइंस के फ्यूल बढ़ रहे हैं। तो पब्लिक के पास थोड़ा ही अब रूम बढ़ा है। मुझे जो दिख रहा है, नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर अब फिर दोबारा आह्वान हो रहा है प्रोटेस्ट का, तकरीबन कुछ नहीं तो लाइक 1.5 करोड़ लोग के करीब हालांकि एंटिसिपेटेड एक है। चीज और तो है जो धीरज कौल साहब जो आप मिस कर रहे हैं या फिर नहीं बता पाए, कि 4 चीजें जो आपने नुकसान बताए वो है। 5वां चीज ये है कि ग्लोबल फ्रंट पे देखें तो जो लोग अमेरिका के बहुत हितैषी थे, उनके साझेदार थे, चाहे फ्रांस हो, यूके हो, या फिर यूरोपियन यूनियन के बाकी देश हो, वो सब धीरे धीरे करके अमेरिका से अब अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं, अकेले और छोड़ रहे हैं। और एक ऐसे पॉइंट समय और में जब रशिया और चाइना बिल्कुल चढ़ा हुआ है। हाँ, सॉरी, अपनी बात पूरी करिए, एक पॉइंट और ऐड करने पाऊंगा। कल ही हमारा जो कंपनी के थ्रू, बिकॉज आई वर्क फॉर वैनगार्ड, तो वहां से जो हमें मेमोज आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जापान ने डिसीजन लिया है कि हमारे ट्रेजरी बॉन्ड्स और बिल्स को शायद डंप करेगा
1.25% हायर, जो कि एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। एक वीक में क्लैरिटी दिखेगी। और चाइना के ऊपर क्लियरली अमेरिका बोल रहा है 50% सैंक्शन लगाएंगे अगर आप वेपनरी वापस देंगे। कहीं ना कहीं चाइना अमेरिका का टसल इसमें चल रहा है, जो अब खुल के सामने आ रहा है, और पुतिन ने भी निगोसिएशन के लिए कुछ ऑफर किया है। आई होप एंड प्रे पीस जल्दी आए। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इनोसेंट ईरानियन लोगों का हो रहा है, जिनका लड़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। नहीं, ईरान